Assalamu alaikum. Today the topic of my discussion is a peptic ulcer disease. सबसे पहले तो ये कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, उसके लिए राइट साइड पे जो डायग्राम दिखाई दे रही है उस पर कंसंट्रेट करें तो ये स्टमक की लेयर्स दिखाई गई हैं। सबसे पहले म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है और फिर सिरोसा है। अब म्यूकोसा में 3 लेयर्स शो की गई हैं, सरफेस एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। फिर सब म्यूकोसा आ जाती है और फिर मस्कुलरिस एक्सटर्नल जिसमें ओब्लीक लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले म्यूकोसा में देखें तो म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी हैं, गैस्ट्रिक पिट्स हैं और डिफरेंट सेल्स शो किए गए हैं। अब जो गैस्ट्रिक पिट है और गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके नीचे दिखाई दे रहा है पैराइटल सेल है, चीफ सेल है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स है। इसके अलावा भी हमारे पास जी सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं जो जिनका फंक्शन होता है फिजियोलॉजी में एसिड सिक्रीशन की। अब पेप्टिक अल्सर क्या है कि ये एक सोर है जो कि 3 जगह पे हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ड्यूडेनम में हो सकता है या फिर एसोफेगस में हो सकता है। लेकिन एसोफेगस में है जो बहुत रेयर केसेस होते हैं। अब स्टमक में जो सोर है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसका क्या डायमीटर होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो है वो एक म्यूकोजल प्रेक है और सोर है जो कि 3 मिलीमीटर होना चाहिए या फिर इससे ग्रेटर हो सकता है डेप्थ में, और मेनली जो है स्टमक में हो सकता है या फिर ड्यूडेनम में, और ये इतना डीप होना चाहिए कि मस्कुलरिस म्यूकोसा में पेनिट्रेट करना चाहिए। 3 मिलीमीटर डेप्थ होनी चाहिए और मस्कुलरिस म्यूकोसा में इसको पेनिट्रेट करना चाहिए, तो ये सोर जो है वो पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। अब रीज़न क्या है पेप्टिक अल्सर डेवलप होने की, तो उसमें गैस्ट्रोड्यूडनल म्यूकोजल इंटेग्रिटी आ जाती है। अब ये डिटरमिन कैसे होती है, उसके 2 फैक्टर्स हैं, डिफेंसिव फैक्टर्स हैं और एग्रेसिव फैक्टर्स हैं। डिफेंसिव फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, म्यूकस आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन आ जाता है और बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एग्रेसिव फैक्टर्स कौन से हैं, उसमें पेप्सिन है, एसिड है और बाइल है। अब ये दोनों फैक्टर्स जब बैलेंस रहेंगे, इनमें इक्विलिब्रियम रहेगा, तो वो होगा नॉर्मल इन्वायरमेंट। लेकिन जब एग्रेसिव फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे या फिर डिफेंसिव फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो म्यूकोजल डैमेज होगा, जिसकी वजह से अल्सरेशंस काज हो जाएंगी और पेप्टिक अल्सर रिजल्ट होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि फिजियोलॉजी ऑफ एसिड सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, जिनमें पैराइटल, जी, एंडोक्राइन, चीफ, म्यूकस और डी सेल्स इन्वॉल्व हैं। अब हम 1 बाय 1 इन डिफरेंट सेल्स का वर्क डिस्कस करेंगे जो कि एसिड सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम पैराइटल सेल की फिजियोलॉजी को देखते हैं। अब पैराइटल सेल में 4 रिसेप्टर्स होते हैं और सारे के सारे ही जी प्रोटीन का रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर हैं और गैस्ट्रिन रिसेप्टर है। अब इनमें कौन से स्टिमुलेटरी हैं और कौन से इनहिबिटरी हैं। अब इनमें 3 जो हैं वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन रिसेप्टर फॉर हिस्टामिन और गैस्ट्रिन रिसेप्टर फॉर गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेटरी है, और एक हमारे पास इनहिबिटरी रिसेप्टर है वो है रिसेप्टर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इनमें जो स्टिमुलेटरी हैं उनमें 2 जो हैं उनका सेकंड मैसेंजर है कैल्शियम और 2 का सेकंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी। अब इनमें जो एसिटाइलकोलिन है और गैस्ट्रिन है इनका सेकंड मैसेंजर कैल्शियम है, और प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन का जो सेकंड मैसेंजर है एटिनाइल साइक्लेज। अब एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन जो है वो तो दोनों स्टिमुलेटरी हैं, लेकिन जो है एसिटाइलकोलिन वो GO इन पाथवे है और गैस्ट्रिन जो है वो GQ इन पाथवे है। अब ये दोनों का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है कि ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन काइनेज को और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इन रिजल्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो गैस्ट्रिक ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं। अब ये तो हो गया एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन का काम। अब रह जाते हैं हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स। अब इन दोनों का सेकंड मैसेंजर जो है वो एटिनाइल साइक्लेज है, लेकिन इनमें ये डिफरेंस है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इनहिबिटरी है और हिस्टामिन जो है वो स्टिमुलेटरी है। अब हिस्टामिन जो है वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देगा और एक्टिवेट कर देगा। इन रिजल्ट जो है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो गैस्ट्रिक ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे। अब इन चारों के कलेक्टिव वर्क से क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयन गैस्ट्रिक ल्यूमेन में रिलीज होंगे और गैस्ट्रिक ल्यूमेन में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है उनके साथ हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके HCl रिलीज कर देंगे। अब इस डायग्राम में आपको सेंटर में पैराइटल सेल नज़र आ रहा है जिसके 4 रिसेप्टर्स हैं और उनका इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो किया गया है। अब पैराइटल सेल के बाद कौन सा सेल आ जाता है, उसमें आ जाता है जी सेल। अब जी सेल का क्या वर्क है, जी सेल का वर्क है गैस्ट्रिन रिलीज़ करना। अब ये जो गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा वो ब्लड वेसल्स में जाएगा और उसका आगे क्या काम होगा वो हम नेक्स्ट सेल में देखते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड सेल है वो है एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल के पास 2 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर और गैस्ट्रिन रिसेप्टर। एंडोक्राइन सेल में वेसिकल्स होते हैं जिनमें स्टोर्ड हिस्टामिन होता है और सेरोटोनिन होता है, या हम हिस्टामिन का ज़्यादा इफेक्ट देखेंगे।
अब सबसे पहले तो जी सेल से जो गैस्ट्रिन रिलीज हुआ था उसके पास 2 साइट्स हैं अटैचमेंट की। एक तो एंडोक्राइन सेल पे इनडायरेक्टली वो अटैच होगा और डायरेक्टली वो कहाँ अटैच होगा, पैराइटल सेल के जी सेल के पास। अब जो एंडोक्राइन सेल पे वो अटैच हुआ है तो वो कैल्शियम रिलीज करेगा। अब कैल्शियम स्टिमुलेटरी इफेक्ट देगा वेसिकल्स को कि वो हिस्टामिन रिलीज करें। अब हिस्टामिन रिलीज होगा और हिस्टामिन जाके पैराइटल सेल के हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। अब ये इनडायरेक्टली जो है एक्टिवेट कर देगा हिस्टामिन रिसेप्टर को और साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा। इन रिजल्ट हमारे पास प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो गैस्ट्रिक ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे। ये हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि जो गैस्ट्रिन पैराइटल सेल के गैस्ट्रिन रिसेप्टर पे अटैच हुआ था वो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा और प्रोटॉन पंप के थ्रू जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा गैस्ट्रिक ल्यूमेन में। ऑन दी अदर हैंड जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है सीएनएस सिस्टम के वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। उनका भी सेम डायरेक्ट भी इफेक्ट है और इनडायरेक्ट भी इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि वो एंडोक्राइन सेल के मस्क्रीनिक रिसेप्टर के पास जाके एक्टिवेट होंगे। एज अ रिजल्ट कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे। कैल्शियम आयन जो है वो स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स देंगे हिस्टामिन रिलीज करने का। हिस्टामिन जो रिलीज होगा वो हिस्टामिन रिसेप्टर और पैराइटल सेल पे जाके वर्क करेगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। अब इनडायरेक्टली जो है वो एसिटाइल कोलिन मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा और सेम वे पैराइटल सेल में जैसे हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं इसी तरह ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। अब ये तो हो गया एंडोक्राइन सेल का वर्क एसिड सिक्रीशन में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट HCl जो स्टमक में है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिव प्रिकर्सर बना देते हैं पेप्सिनोजन का, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या वर्क है, ये कि प्रोटोलाइटिक इन नेचर है, जो कि प्रोटीन हमारे पास फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है और शॉर्ट स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास म्यूकोइड सेल्स। अब म्यूकोइड सेल के पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स हैं। अब इस पे कहाँ से आके प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो अटैच होगा, एक राइडोनिक एसिड हमारे पास होता है और उसके पास एंजाइम्स होते हैं कोक्स एंजाइम, जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। अब उनमें से PGE2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ऑफ म्यूकोइड सेल पे आके अटैच होगा और बाइकार्बोनेट और म्यूकस रिलीज कर देगा। अब इसका जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट है HCl के सिक्रीशन पे, क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा और इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। इसके अलावा किसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, हमारे पास डी सेल्स जो कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। अब इनका भी इनहिबिटरी इफेक्ट है HCl की सिक्रीशन पे। ये होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के डिफरेंट सेल्स का वर्क। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो फुली अंडरस्टैंड तो नहीं है, लेकिन हम इसके कुछ कॉजेटिव फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसका कोई सर्वाइवल नहीं है स्टमक में, क्योंकि ये जो है अल्कलाइन पीएच में सर्वाइव करता है। लेकिन अगर किसी भी फैक्टर की वजह से स्टमक की पीएच जो है वो बेसिक हो जाती है एन एसिड्स यूज़ करने की वजह से या फिर कोई और कंडीशन आ जाती है, तो ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो म्यूकोसल लेयर में जाके पेनिट्रेट कर देगा और परफोरेशन काज कर देगा। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारे पास एक्सेसिव यूज़ ऑफ एन एसिड्स। अब एन एसिड्स जो हैं वो कोक्स एंजाइम को टारगेट कर लेते हैं। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि कोक्स एंजाइम जो है वो एक राइडोनिक एसिड को डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करता है और वो जो है बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज़ करते हैं और म्यूकस आयन को। अब जो म्यूकस है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इनहिबिटरी है, मतलब म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जब एन एसिड जो है वो उसको इनहिबिट कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो म्यूकस की प्रोटेक्शन का जो फैक्टर है वो डायमिनिश हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो है वो पेप्सिन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और परफोरेशन काज होगी। अब थर्ड पे क्या है कि इनएडुकेट म्यूकोसल डिफेंस है अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एंड एसिड्स को यूज़ करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन काज होती है, लेकिन अगर ज़्यादा ही न्यूट्रलाइजेशन हो गई है और एसिड कम हो गया है तो एज अ रिजल्ट जो है वो एसिडिटी कम हो जाएगी और अल्कलाइन पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास अगेन एच पाइलोरी को चांस मिल जाएगा म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट करने का और परफोरेशन काज करने का। इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं म्यूकोसल डैमेज जो है वो स्ट्रेस के साथ भी रिलेटेड है। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी म्यूकोसल डैमेज हो जाता है। इसके बाद रेयर केसेस में आ जाते हैं हमारे पास ट्यूमर्स। अब ये जो है हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को कॉज करते हैं। अब एंड पे आ जाता है हमारे पास ट्रीटमेंट कि हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ट्रीट कैसे करेंगे। या तो हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को इरेडिकेट कर देंगे या फिर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को हम कम कर देंगे। और ये कैसे कम होगी, हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं PPIs और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स हैं।
जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज कर देंगे। और थर्ड पे हमारे पास क्या है कि प्रोवाइडिंग एजेंट्स दैट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम डैमेज सच एज मिसोप्रोस्टोल और सुक्रालोफेट, कि हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ही प्रोटेक्ट करें डैमेज से, जिसकी लिए हम कौन से मेडिसिन यूज़ करेंगे, मिसोप्रोस्टोल और सुक्रालोफेट। इसके बाद आ जाती हैं एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स की। उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं जो कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करती हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आ जाते हैं, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIs आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, एंटीमस्क्रीनिक एजेंट्स, एंटासिड्स और म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स आ जाते हैं। अब इन ड्रग्स को यूज़ करके हम अपनी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।